Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. देखिए हम 3 चैप्टर जो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एयर। मतलब आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी एयर के अंदर जो है कितनी सारी गैसेस किस किस मात्रा में पाई जाती हैं। तो आइए हम अपने एयर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए एयर जो है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट की तरह हमारी अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करती है और उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो हमारी एयर होती है वो हमारी पूरी अर्थ को क्या करती है, वो हमारी अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करती है और इसको ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब देखिए एटमॉस्फेयर के बारे में हम अपनी 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी कवर कर चुके हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर जो है एक लेयर होती है गैसेस की जो कि हमारी अर्थ के चारों तरफ पाई जाती है। मान लिया ये हमारी क्या है, अर्थ है। इसके चारों तरफ जो ये गैसेस की लेयर पाई जाती है जो कि अर्थ की द्वारा अपनी ग्रेविटी के द्वारा इसको अपने चारों तरफ बांध के रखा जाता है, अपनी तरफ जो है इसको अट्रैक्ट करके रखा जाता है। तो यही हमारा जो है एटमॉस्फेयर कहलाता है और यही जो है हमारा एक तरीके का जो ब्लैंकेट की तरह काम करती है, यही हमारी एयर कहलाती है। देखिए एयर जो है वो हमारे ब्रीथ करने में, सांस लेने में हमारी सहायता करती है। इसके साथ साथ ये किसके यूज़ आती है, ये हमें क्या करती है, जो हमारी यूवी रेज होती है, जो हमारी सन के द्वारा जो हार्मफुल जो किरणें होती है वो हमारे तक ना पहुँचे, उनसे जो है हमारी क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। तो देखिए जो हमारे एयर के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो पाई जाती है। अब देखिए अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी अर्थ होती है ना, उसके देखिए अब सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए। देखिए ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। ओके, अब देखिए जो हमारा सन होता है वो क्या करता है, उसकी रेज जो है सारी, उसकी रेज हमारी अर्थ तक जो है पहुंचती है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। मतलब जो थिन लेयर ऑफ द गैसेस होती है वो है। अब देखिए इसमें कई तरह की गैसेस पाई जाती हैं जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2 भी बोलते हैं। अब देखिए ये जो है हमारी कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन हम जो है कुछ एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे बर्निंग द फॉसिल फ्यूल। मतलब हम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वाहन जो आपने देखे होंगे चलते रहते हैं और कई चीज़ें हम क्या कर देते हैं कि जलाते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में CO2 की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। और जब ये CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए जो सन की रेज़ होती है वो हमारी अर्थ तक पहुंचती है और जो सन की रेज़ जब हमारी तरफ अर्थ तक पर पहुंचती है ना, तो हमारी अर्थ क्या करती है, उसको रेज़ को उनको अब्जॉर्व कर लेती है। क्या कर लेती है, अब्जॉर्व कर लेती है, अब्जॉर्व कर लेती है। जब इसको अब्जॉर्व करती है तो उससे क्या होता है कि हमारी अर्थ गर्म हो जाती है, हमारी अर्थ गर्म हो जाती है। लेकिन उसमें से जो है उसका कुछ हिस्सा जो है हमारी अर्थ क्या करती है, वापस एटमॉस्फेयर में भेज देती है। वापस एटमॉस्फेयर में जब भेजती है तो क्या होता है कि जो ये CO2 होती है ना, अगर ये अधिक ज़्यादा मात्रा में होती है तो इसको जो है, जो हमारी अर्थ ने इसको वापस रेज़ को भेजा है, इसका कुछ हिस्सा जो है हमारी अर्थ ने वापस भेज दिया है। लेकिन ये CO2 क्या करती है, उसको जो है यहीं पर रोक लेती है, उसको बाहर जाने नहीं देती है। और जब यहीं पर रोक लेगी तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और अगर हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो इसलिए जो है हमें CO2 की मात्रा को इतना ज़्यादा मात्रा में बढ़ने नहीं देना है जिससे हमारा एनवायरनमेंट या जिससे हमारी अर्थ जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। देखिए अभी जो ये CO2 की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हुआ है, इससे क्या हो गया है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो गया। मतलब CO2 क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो बाहर जाने वाली ये किरणें हैं जिनको हमारी अर्थ ने वापस भेजा है, वो क्या करती है, उनको वहीं पर रोक लेती है और उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। और लेकिन जब जब ये जो है ज़्यादा मात्रा में बढ़ती चली जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब इसकी वजह से जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे लिए भी जो है उसको थोड़ा टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो दूसरे जीव जंतु उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके साथ साथ जो हमारी बर्फ़ जमी होती है, जो आइस होती है, जो हमारी ग्लेशियर्स पर जमी होती है, और एक मैंने आपको बताया कि हमारा अंटार्कटिका जो
जो हमारा महाद्वीप होता है, जो कॉन्टिनेंट होता है, उसके ऊपर भी बर्फ़ जमी होती है। लेकिन इस गर्मी की वजह से क्या होता है कि वो बर्फ़ पिघलना शुरू कर देती है। अब देखिए वहाँ पर तो सन की रेज़ पहुँचती भी नहीं है। देखिए सन जो हमारे अर्थ का ये वाला हिस्सा होता है, जो साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है, तो वहाँ पर सन की लाइट इतनी ज़्यादा पहुँचती नहीं है। लेकिन फिर भी इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो जाती है, जो स्नो होती है, जो हमारी आइस होती है, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, वो मेल्ट होने लग जाती है। और जिसकी वजह से हमारे सी का लेवल क्या हो जाता है, ऊपर उठने लग जाता है। देखिए जब हमारे सी, जो हमारे सी का लेवल ये है, अब उसके अंदर जो है बर्फ़ पिघल कर जैसे ही उसका वाटर बन जाएगा, तो हमारे सी का लेवल राइज़ होगा कि नहीं होगा। और सी के लेवल के राइज़ होने की वजह से काफ़ी सारा जो लैंड का पार्ट होता है ना, वो हमारे सी के अंदर क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारे जो कई जो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो भी उसके अंदर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। खासकर हमारे जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं ना, जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन पर पड़ता है। क्योंकि वो छोटे छोटे आइलैंड क्या होते हैं, जैसे जैसे सी का लेवल राइज़ होता है, बढ़ता है, सी का लेवल बढ़ता है, तो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, ये डूब जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। अपने एटमॉस्फेयर में हमने इतना CO2 का जो है, इतनी CO2 की मात्रा नहीं छोड़नी है जिससे जो है हमारे एनवायरनमेंट पर उसका बुरा इफेक्ट पड़े और ये हमारे लिए काफ़ी जो है नुकसान क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को होने से बचाना है और हमें ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है जिससे हम CO2 को कम मात्रा में प्रोड्यूस कर पाएँ। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। CO2 की वजह से जब अर्थ के द्वारा जो रिफ्लेक्ट की गई सन की रेज होती है, वो CO2 के द्वारा अब्जॉर्व कर ली जाती है। CO2 उसको बाहर की तरफ जाने नहीं देता, तो उसकी वजह से हमारी अर्थ क्या हो जाती है, एक तरीके से वो उसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने देखा होगा कि कई जगह लोग क्या करते हैं कि शीशे का एक हाउस बना देते हैं, मतलब एक ग्लास का एक हाउस सा बना देते हैं, हाउस टाइप बना देते हैं। और उसके अंदर आपने देखा होगा काफ़ी सारे पेड़ पौधे जो हैं वो उगाने के लिए रख दिए जाते हैं। तो वो जो है, तो उन वहाँ पर उनके लिए जो है इस तरीके का टेम्परेचर क्रिएट कर दिया जाता है। वो उनके लिए वो वाला जो एनवायरनमेंट होता है, देखिए कई पौधे ऐसे होते हैं जिनको हद से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और उसको जो है हम मतलब ऐसी कंडीशन में, मतलब अपनी ऐसी जगह पर उगाना चाहते हैं जहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा प्लांट है जो यहाँ पर उग नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है उसके लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है हीट की ज़रूरत होगी। और वो हीट हम टेम्परेरी रूप से कैसे क्रिएट करते हैं, उस हीट को क्रिएट करने के लिए हम इस तरीके का ग्लास का एक हाउस बना देते हैं। उसके अंदर हम जो है वो जो पौधे होते हैं वो लगा देते हैं। और जब सन की रेज इसके ऊपर पड़ती है तो क्या हो जाती है, वो इसके अंदर ट्रैप हो जाती है, इससे बाहर नहीं जा पाती। इसकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो अच्छा माना जाता है। उनकी प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है, यानी इसका टेम्परेचर क्या किया जाता है, इस हाउस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। तो इसी तरीके से जो ये CO2 होती है वो भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करती है, जैसे यहाँ पर इफेक्ट का काम किया है। इसी तरीके से ये हमारी अर्थ के लिए ग्रीन हाउस का इफेक्ट का काम करती है। ये क्या करती है, हमारी सन की रेज को वहीं पर ट्रैप कर लेती है। ये जो है सन की रेज जो हमारी अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है वापस, उसको बाहर नहीं जाने देती। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पर बिल्कुल हॉट, मतलब वहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और उसकी वजह से अगर ये चीज़ जो है, ये CO2 लगातार मात्रा में हमारी बढ़ती जाए तो वो जो है सन की रेज को कभी वापस नहीं जाने देगी और जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, इसको मतलब इस ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। अब देखिए हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन कैसे होती है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, लेयर ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस की लेयर होती है। ओके, काफ़ी सारी गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उनकी लेयर को ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारे मिक्सचर होते हैं, काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसके अंदर इसके साथ साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन, इस तरह की जो है गैसेस भी काफ़ी ये भी हमें पाई जाती है, लेकिन ये काफ़ी कम मात्रा में होती है। इसके साथ साथ डस्ट के पार्टिकल भी, छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। वाटर वेपर भी मिलता है, वाटर वेपर वाष्प होते हैं, जो जल वाष्प होते हैं वो भी मिलता है। अब देखिए ये हमारी एयर का कंपोजिशन दिखा हुआ है। ये देखिए जो ये 78% आपको दिखाई दे रहा है, ये नाइट्रोजन है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैसेस पाई जाती है, गैस पाई जाती है, वो हमारी क्या है, नाइट्रोजन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए उसके सेकंड नंबर पर हमारी कौन सी गैस है, ये हमारी ऑक्सीजन है। कौन सी है ये,
ऑक्सीजन 20.9। अब देखिए बाकी गैसेस को देखिए आप, दूसरी गैसेस कितनी है 0.17%। इसमें आर्गन जो है वो 0.90% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 0.03%। ये देखिए ये इतनी कम मात्रा में है, और इतनी कम मात्रा में होना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर जो है CO2 नहीं होगी तो उसकी वजह से वो क्या होगा, जो हमारे सन की रेज जो मतलब अर्थ के ऊपर पड़ेंगी तो वो जो है वापस उसको पूरा का पूरा, जितनी हमारी अर्थ पर पड़ेंगी वापस पूरा का पूरा अगर रिफ्लेक्ट कर देगी, तो उससे क्या होगा, हमारी जो अर्थ होगी वो काफ़ी कोल्ड हो जाएगी और हमारे लिए फिर से रहना जो है कठिन हो जाएगा। इसलिए जो है ये हमारी जो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं ना CO2, इनका होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं तो ये तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, और बहुत ज़्यादा कम हो तब भी इनसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इनका एक निश्चित अनुपात जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, और वो कितना है हमारी एनवायरनमेंट के अंदर 0.03%। तो ये देखिए ये बिल्कुल वैसे तो कम परसेंटेज है, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। अब देखिए हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। देखिए ये सबसे प्लेंटीफुल गैसेज है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब ये जो है हम क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कुछ मात्रा में हम नाइट्रोजन भी अपने लंग्स के अंदर इनहेल कर देते हैं, उसके बाद एक्सहेल भी कर देते हैं, तो ये हमारे लिए इतनी नुकसानदायक नहीं होती। अब देखिए प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन जो गैसेज होते हैं उसके साथ जो है मिल करके नाइट्रेट वगैरह बनाते हैं, और उसकी वजह से उनको उनके लिए एक तरीके का न्यूट्रिएंट का काम करती है। अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं इसको जो है एयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। इसको कैसे जो है वो लेते हैं, देखिए जो हमारे प्लांट्स के रूट्स में, रूट्स मतलब जो जड़ होती हैं। अब देखिए जड़, जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं उसके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, और जो प्लांट्स की रूट्स के अंदर होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को एयर से लेते हैं। वो जब ब्रीथ करते हैं या जब भी कोई कंपोजिशन डिपोजिशन वाला कोई कंपोजिशन वाला कोई काम करते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको एयर से लेते हैं, और उसके बाद इसको चेंज कर देते हैं ऐसी फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट इसको यूज़ कर सकता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो नाइट्रोजन होती है हमारे प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद देखिए सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस, दूसरे नंबर पर हमने बताया था ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन जो है हमारे ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए ब्रीथ करने के लिए ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ जो है ग्रीन प्लांट्स के लिए भी जो है ऑक्सीजन जो मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी जब मतलब जब वो रेस्पिरेशन जब वो करते हैं तो वो भी जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कुछ मात्रा में। लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि अपना भोजन बनाने की क्रिया में, जब हमने देखा है कि फ्रूट्स वगैरह बनाते हैं और जो फूल वगैरह बनाते हैं, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं, CO2 तो अंदर ले जाते हैं और O2 को बाहर निकाल देते हैं। O2 क्या होती है, ऑक्सीजन। तो देखिए ये हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करने का काम करते हैं। क्यों बोलते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उसका मेन कारण यही है। अब देखिए अगर आप जो है कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, मान लिया आपने जो है कोयला वगैरह जलाया है या कोई ऐसे पदार्थ जलाए हैं जिसकी वजह से क्या हो गया, एनवायरनमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ हम इतने सारे जो है ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करते हैं, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, इतने सारे व्हीकल का यूज़ करते हैं, वो जो है कितना सारा धुआं और कितना CO2 जो है वो बाहर जो एमिट करते हैं। अब देखिए CO2 को कौन नियंत्रण में करता है, प्लांट्स। प्लांट्स इस CO2 का अपना फोटोसिंथेसिस की क्रिया में यूज़ करते हैं, और उसके बाद आपको क्या देते हैं बदले में, O2, जो आपके सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है। तो O2 आपको यानी ऑक्सीजन आपको बाहर दे देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि हमारे प्लांट्स जो है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बैलेंस का काम करते हैं, बैलेंस बनाते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में। जो भी ह्यूमन जो है ऐसी एक्टिविटी के द्वारा जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे। अब देखिए हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बताए थे कि ये जो है ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही CO2 बोलते हैं, और उसके साथ क्या करते हैं, मतलब उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब जो ह्यूमन वो क्या करता है, ह्यूमन और एनिमल्स ये जब भी सांस लेते हैं, मतलब ये जब ब्रीथ करते हैं तो हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। तो CO2 भी हमारे सांस मतलब सांस जब हम लेते हैं तो O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। तो देखिए ये किस तरीके से हमारे प्लांट्स जो है इसमें बैलेंस बनाने का काम करते हैं। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिए कि जब एयर गर्म होती है ना, जब एयर गर्म होती है तो वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है।
क्यों उठती है? क्योंकि जब एयर को गर्म किया जाता है वो एक्सपेंड हो जाती है, मतलब फैल जाती है, और फैल जाती है तो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है, और हल्की चीज़ क्या कहाँ जाती है? ऊपर उठती है। भारी चीज़ होती है वो तो नीचे गिरती है, लेकिन जब कोई चीज़ है उसको आप गर्म करेंगे, वो जब हीट होएगी, मतलब उसके अंदर जब वो गर्म होएगी तो वो क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी, मतलब फैलेगी, और जब वो फैलेगी तो वो हल्की हो जाएगी, हल्की होने के बाद क्या करेगी? ऊपर उठेगी, तो वो ऊपर हो जाती है। लेकिन जो कोल्ड एयर होती है, अब देखिए कोल्ड एयर के अंदर क्या होगा? कोल्ड एयर ठंडी एयर होती है, उसके अंदर वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं, तो वो ठंडी होगी तो वो क्या होगी? वो नीचे की तरफ सिंक करेगी, वो भारी हो जाएगी, नीचे की तरफ सिंक करेगी और वो नीचे होगी। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि जो कोल्ड एयर होती है वो हमेशा डेंस होती है और नीचे की तरफ सिंक डाउन करती है, और जो हल्की एयर होती है, हीट होती है, जब उसको गर्म होती है, जो हॉट एयर होती है वो क्या करती है? एक्सपेंड करती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो हॉट एयर होती है हमारी वो ऊपर की तरफ जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ सिंक करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये हमारी जब भी हॉट एयर ऊपर की तरफ उठती है तो कोल्ड एयर क्या करती है? इसकी जगह ले लेती है, क्योंकि यहाँ पर एयर तो जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ज़रूरी है। तो जब कोई एयर ऊपर की तरफ उठेगी और उसकी जगह जो हमारी जो कोल्ड एयर है उसका स्थान ले लेगी, क्योंकि उसके नीचे आ जाएगी। कोल्ड एयर हमारी नीचे रहती है और हॉट एयर जो हमारी ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एयर सर्कुलेशन, क्योंकि एयर जो है वो क्या कर रही है? एक सर्कुलेशन। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगी, तो अगर ये ऊपर जाकर डेंस हो जाएगी, अगर मान लिया ये हमारी जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है, जाने के बाद ये डेंस हो जाती है, फिर ये भी क्या करती है? ये भी नीचे की तरफ क्या करती है? सिंक करना शुरू कर देती है। और जो नीचे की एयर है वो क्या करती है? हमारी अर्थ के कॉन्टैक्ट में आती है, सन की रेज जो है हमारी अर्थ पर पड़ती हैं, उससे रिफ्लेक्टेड हुई एनर्जी इसको क्या करती है? इसको गर्म कर देती है, ये फिर से ऊपर की तरफ उठती है। इस तरीके से ये देखिए सर्कुलेशन चलता रहता है, कि कभी कोल्ड एयर ठंडी गर्म हो जाती है, कभी हॉट एयर जो है वो ठंडी हो जाती है। तो इस तरीके का सर्कुलेशन चलता रहता है, तो इसको हम एयर सर्कुलेशन बोलते हैं। एक अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको आप ध्यान रखिए, कहीं पे यूज़ हो सकता है ये। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वैसे तो हम इसको 2-3 बार कवर कर चुके हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है उसकी कितनी लेयर्स हैं, देखिए इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये देखिए, इसको मैंने जो है आपको काफ़ी बार जो है 2 और 3 टाइम्स आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस इन लास्ट चैप्टर्स। अब देखिए ये जो है सबसे पहले एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे वाली लेयर होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। देखिए इसके अंदर जो ऑक्सीजन वाली जो लेयर होती है ना, जिसके अंदर आप सांस ले सकते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ये लेयर है, क्योंकि इसके अंदर जो सांस लेने वाली जो गैसेस वगैरह होती है वो इसी के अंदर पाई जाती है। और यहीं पर हमारे जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, जो बादल वगैरह हमारे बनते हैं, बारिश होती है, जितने भी तूफान वगैरह आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, वो सारे के सारे हमारे इसी लेयर में होते हैं। इसलिए इस लेयर में कभी भी एरोप्लेन नहीं उड़ेगा, उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर वेदर फिनोमेना होंगे तो पायलट को जो है अपना प्लेन उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वो कहाँ पर उड़ेगा? स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर जो है एक काम लेयर है, मतलब यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता। यहाँ पर जो एरोप्लेन हमारे आसानी से उड़ सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे एरोप्लेन जो मोस्टली क्लाउड्स के ऊपर से उड़ते हैं, तो उस टाइम पे हम वहाँ पर जो है उस लेयर में हमारा क्या होता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वहाँ पर एरिया मतलब हमारे काफ़ी काम जो है काम सिचुएशन रहती है, वहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता। तो इसलिए जो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में यहीं पर जो है हमारी क्या पाई जाती है, यहाँ पर हमारी जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर किस लिए काम आती है? देखिए ओजोन लेयर हमारी जो है सन से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है ना, हमारी यूवी रेज होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है, उनको ऑब्जॉर्व कर लेती है। उसको ऑब्जॉर्व करने से वो क्या होती है कि वो रेज हमारे शरीर तक नहीं पहुँच पाती। अगर वो रेज हमारे जो है स्किन तक पहुँच जाए तो हमें जो है कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो इसलिए ये लेयर हमारे जो है स्किन कैंसर से यूवी रेज से हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद देखिए मीजोस्फीयर आता है। मीजोस्फीयर के अंदर क्या होता है? देखिए जितने भी हमारे मीटेरोइड्स होते हैं ना, मीटेरोइड्स क्या होते हैं? देखिए छोटे छोटे उल्कापिंड होते हैं। देखिए आपने रात में कभी देखा होगा कि आप कई बार बोलते हो कि तारा टूटता हुआ दिखाई देता आपको, तो वो तारा टूटता हुआ नहीं होता, वो क्या होते हैं? मीटेरोइड्स होते हैं। वो मीटेरोइड्स क्या करते हैं? देखिए जो बिल्कुल छोटे छोटे मीटेरोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार जो है सन के चारों तरफ घूमते घूमते वो क्या कर देते हैं, अपना पाथ छोड़ देते हैं। अपना पाथ छोड़ के वो क्या करते हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। और जब हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर हमें एंटर करते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इस लेयर में आकर फ्रिक्शन की वजह से उनके अंदर आग लग जाती है और वो जलकर नष्ट हो जाते हैं इस लेयर में, मीजोस्फेयर में।
लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं कि बड़े मीटेरोइड्स होते हैं, बड़े होते हैं तो वो यहीं पर जो है जल नहीं पाते और वो हमारी अर्थ के जो है एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ नीचे वाली लेयर्स में एंटर कर जाते हैं और हमारी अर्थ पर भी जा गिरते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या बन जाता है, डिप्रेशन भी बन जाता है, मतलब गड्ढा बन जाता है। उसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर देखिए, थर्मोस्फेयर के अंदर हमारे जो रेडियो वेव्स होती हैं वो जो है ट्रैवल करती हैं, जो रेडियो वेव्स होती हैं हमारी वो ट्रैवल करती हैं। उसके बाद देखिए एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के अंदर जितने भी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह, जितने भी जो कंट्रीज़ हैं वो सैटेलाइट्स वगैरह अपने भेजते हैं, तो वो एक्सोस्फेयर के अंदर ही भेजते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ट्रोपोस्फेयर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। ये अप टू जैसे हमारी अर्थ है उससे जो है 13 किलोमीटर तक की हाइट तक ही आपको मिलेगी, उससे ऊपर नहीं मिलेगी, यहीं तक होगी। देखिए यहाँ पर वो एयर एडजस्ट करती है जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, इससे ऊपर जाएंगे तो एयर जो है बिल्कुल पतली होती चली जाएगी, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तभी तो बताया था ना आपको कि जैसे जैसे आप माउंटेन्स पर चढ़ाई करते जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, अपना ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है अपने साथ लेके जाना पड़ता है, अदरवाइज ऊपर जाने के बाद आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए इसके अंदर सारे के सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, ये मैंने बता दिया। यहीं पर जो है रेनफॉल होता है, फोग वगैरह, हेल स्टॉर्म वगैरह, ओलावृष्टि जो होती है, ओले वगैरह पड़ते हैं, फोग वगैरह, कोहरा वगैरह होता है, वो सारे के सारे इसी के अंदर होते हैं। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए हमने बोला था कि जो 15 तक मिलती है, 13 तक मिलती है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है, उसके बाद जो 50 तक मिलेगी वो हमारी क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है। 50 किलोमीटर तक हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है। इसके अंदर देखिए फ्री ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं होते, ना ही कोई फेदर फिनोमिना होता है, तो ये कंडीशन अच्छी होती है। आइडल कंडीशन किसके लिए, फ्लाइंग एरोप्लेन के लिए, उड़ने के लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन होती है। देखिए इसके अंदर लेयर ऑफ ओजोन गैस भी पाई जाती है, वो क्या करती है, हार्मफुल किरणों से हमारी जो सन की हार्मफुल किरणें हैं उससे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए मेजोस्फेयर, उसके बाद जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर था उससे ऊपर हमारी मेजोस्फेयर लाई करती है। देखिए ये अबोव द स्ट्रेटोस्फेयर है, ये अप टू 80 किलोमीटर तक होती है। जो स्ट्रेटोस्फेयर थी हमारी वो 50 किलोमीटर तक थी, उसके बाद ये देखिए ये 80 किलोमीटर तक है। तो इसके अंदर देखिए जो मीटेरोइड्स होते हैं इसी के अंदर बर्न होते हैं, वो सारे के सारे जो मीटेरोइड्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती है और वो जल जाते हैं। उसके बाद देखिए थर्मोस्फेयर, ये हमारा जैसे मीजोस्फेयर था 80 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर था, उसके बाद ऊपर देखिए ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है थर्मोस्फेयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है 400 किलोमीटर देखिए ये हमारा क्या है, थर्मोस्फेयर है। और इसके ये देखिए इसके अंदर जो है जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाएंगे ना, जैसे कि जैसे हाइट के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उल्टा होता है। देखिए ट्रोपोस्फेयर में मैंने क्या बताया था, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि जब भी आप हाइट के साथ ऊपर जाएंगे ना टेम्परेचर कम होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप किसी हिल पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर कम होता चला जाता है, तो आपने देखा होगा कि इसीलिए वहाँ पर आइस जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है। तो टेम्परेचर कम होगा तभी तो वहाँ पर जो है बर्फ़ जमेगी। तो ये देखिए ऐसे ही जो ट्रोपोस्फेयर होती है उसमें क्या था, उसमें ये था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हाइट के साथ जाएंगे तो ऐसे ऐसे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, थर्मोस्फेयर वाली उसमें उल्टा है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप हाइट पर जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आइनोस्फेयर नामक एक लेयर पाई जाती है, वो क्या करती है, हमारी सन की रेज़ को, कुछ जो सन की रेज़ होती हैं उनको वहीं पर रोक लेती है, और वो क्या करती है, जब उनको रोकती है तो वो वाली जो लेयर होती है ना वो गर्म हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए रेडियो ट्रांसमिशन में काफ़ी सहायता करती है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो ये देखिए जो अर्थ के द्वारा जितने जो रेडियो वेव्स जो है इस लेयर तक पहुंचाई जाती हैं वो वापस जो है अर्थ तक वापस इसी के द्वारा वापस पहुंचा दी जाती हैं। तो ये हमारी थर्मोस्फेयर काम करती है। उसके बाद सबसे ऊपर वाली लेयर जिसके अंदर जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह मैंने आपको दिखाए थे, वो वाली लेयर क्या कहलाती है, एक्सोस्फेयर। इसके अंदर बहुत ही कम एयर होती है, बहुत ज़्यादा पतली। इसके अंदर क्या पाई जाती है, दूसरी गैसेस पाई जाती हैं। वो सारी गैसेस जो CO2 O2 ये सारी गैसेस अब खत्म हो चुकी हैं, यहाँ पर क्या मिलेंगी, हीलियम और हाइड्रोजन। ये सारी गैसेस जो है हमारे एक्सोस्फेयर के अंदर पाई जाएंगी। उसके बाद देखिए वेदर और क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको जो है 2-3 बार एक्सप्लेन किया है कि वेदर क्या होता है। देखिए वेदर क्या ये होता है कि जैसे हमारा दिन के टाइम पर या रात के टाइम पर घंटे घंटे के अंदर या दिन दिन के अंतर पर जो जो हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, किसी टाइम पर बारिश हो रही है, किसी टाइम पर धूप निकल रही है, किसी टाइम पर छाँव आ रही है, किसी टाइम पर बादल छाए हुए हैं, किसी टाइम पर वो वापस उड़ जाते हैं तो क्लाउडलेस हो जाता है, कोई बादल नहीं है। तो इस तरीके का एक ही दिन में कई तरह की जो है एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, घंटे घंटे के बाद चेंज हो जाता है। कभी सन आपको फुल उसमें दिखाई देता है, कभी सन आपको बिल्कुल ही कम दिखाई देता है। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं, डेली डेली जो चेंजेस होते हैं डे टू डे, तो वो हमारा क्या कहलाता है,
वेदर कहलाता है। तो देखिए आवर टू आवर जो चेंजेस होते हैं, डे टू डे जो चेंजेस होते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, वेदर। लेकिन क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आप लॉन्गर पीरियड के लिए, बिल्कुल कई सालों तक मान लिया एक ही जैसा क्या रहता है, एनवायरनमेंट बना रहता है, एक ही जैसा मतलब एटमोसफेयर रहता है, एक ही तरह की कंडीशन रहती है, सालों साल वही कंडीशन बार बार रिपीट होती है, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे इंडिया के बारे में मैंने बताया था कि इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का, मानसून। तो हमें पता है कि मानसून जब भी हमारा जून से लेकर सितंबर तक के मंथ आते हैं, तो इंडिया के अंदर बारिश होती है, किसके द्वारा, साउथ वेस्ट विंड के द्वारा। साउथ वेस्ट जो विंड होती है उनके द्वारा हमारे जो कंट्री के अंदर क्या होती है, बारिश आती है। हर हर साल आती है, हर साल, कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसके अंदर ना होती हो। बस ये फ़र्क होता है कि किसी साल ज़्यादा आ जाती है, किसी साल कम हो जाती है, लेकिन आती है। तो इसलिए हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप है। इसलिए हम उसको बोलते थे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है मानसून टाइप है, क्योंकि सालों साल से चलता आ रहा है। हर साल जो है मानसून के मतलब इस सीज़न में क्या होती है, रेन होती है। तो ये देखिए, अब ये भी देखिए, ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जो हमारी अर्थ होती है ना, उसको देखिए, हमारे सन से जो है कितनी एनर्जी मिलती है। अब देखिए आप जो है, अगर सन की एनर्जी के इतने ज़्यादा पार्ट कर दें, ये देखिए ये कितने ज़्यादा पार्ट्स हैं, उसमें से सिर्फ एक हिस्सा ही हमारी अर्थ तक पहुंच पाता है। आप देखिए, इमेजिन करके देखिए कि अगर हमारे जो सन है उसकी जो लाइट है उसके अगर हम इतने हिस्से करते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी जो अमाउंट आपको दिखाई दे रही है, उसका सिर्फ एक पार्ट, ओनली वन पार्ट जो है हमारी अर्थ तक पहुंचता है। तो देखिए आप सन के अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, अगर आप उसके पास जाएंगे तो बिल्कुल ही जल कर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए कि हमारा जो सन है वो कितना ज़्यादा ऊर्जावान है, कितनी ज़्यादा ऊर्जा उसके पास है। अब देखिए हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर के बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम हाइट के साथ ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ये चीज़ मैं आपको कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। देखिए किसी माउंटेन पर चढ़ाई करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी। वहाँ पर जो वेदर कैसा होगा, कोल्ड होगा, ठंडा होगा। कई बार जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर आइस वगैरह भी जम जाती है। जब वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा होगा, वहाँ का जो हमारा मतलब एटमॉस्फेयर है वो जब ठंडा होगा, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वहाँ पर कम है, तभी तो ठंडा है। नीचे जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, तभी तो गर्म ही है नीचे। तो ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ देखिए जो टेम्परेचर है उसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस की, कितनी ज़्यादा हॉटनेस है, कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ज़्यादा कोल्डनेस है, मतलब कितनी ज़्यादा ठंडी है हमारी एयर के अंदर, कितनी ज़्यादा गर्मी और कितनी ज़्यादा ठंड है। यही इसी का माप जो है, इसी का डिग्री का माप ही हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेचर। देखिए जो टेम्परेचर होता है हमारा वो चेंज होता रहता है। कभी दिन को टाइम पर ज़्यादा गर्म आपको मिल सकता है, रात को थोड़ा ठंडा हो सकता है। तो इसलिए दिन के टाइम पर ज़्यादा टेम्परेचर, जब सन की रेज ज़्यादा बढ़ती है, यानी दोपहर के टाइम पर आप देखिए सन की रेज ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पर क्या होगा, गर्मी होगी, तो इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। रात के टाइम पर सन नहीं होता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसे ही सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। देखिए विंटर के अंदर देखिए, जब सर्दियाँ आती है तो उसमें टेम्परेचर क्या होगा, आप बताइए कि उसमें टेम्परेचर क्या होगा, उसमें टेम्परेचर हमारा कम होगा। लेकिन जब हमारी समर आ जाएंगी, समर का सीज़न होगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। समर में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा है तो इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, तभी तो गर्मी है। तो आप, अगर आपको ये एक मतलब इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको टेम्परेचर का मतलब ना समझ आए तो ये चीज़ देखिए कि फ्रिज जो होता है, फ्रिज पर जब हम उसको उसका टेम्परेचर कम करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारी क्या करती है, बर्फ़ जमना शुरू होती है, आइस आइस जमना शुरू होती है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी उबलना शुरू होता है, वाटर वाटर उबलना शुरू होता है, उबलता है पूरा। अब देखिए इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हमने कम किया है। कम किया तो इसका मतलब आइस ठंडी, और यहाँ पर क्या है, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, मतलब हमने क्या कर दिया, पानी को गर्म कर दिया। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस चीज़ से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो इसको टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले जो चीज़ क्या है, मतलब फैक्टर कौन सा है जो अफेक्ट करता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इंसोलेशन। अब ये इंसोलेशन क्या होता है, देखिए इंसोलेशन होता है जो हमारा जो सन जो है हमारे तक, यानी हमारी अर्थ तक जो लाइट पहुंचाता है, उसको ही हम इंसोलेशन बोलते हैं। यानी हमारी जो सन है, सन जितनी भी लाइट मतलब हमारी अर्थ तक पहुंच पाती है, तो अर्थ जितनी भी लाइट सन से लेती है वो सारा का सारा क्या है, इंसोलेशन है।
तो इंसोलेशन अगर ज़्यादा होगा, देखिए अगर सन की रेज जो है अर्थ के ऊपर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अगर सन की रेज जो है कम पहुंच पाएंगी, अगर सन की रेज जो है अर्थ के ऊपर ज़्यादा नहीं पहुंच पा रही है, कम पहुंच पा रही है, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि गर्मी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी तो टेम्परेचर कम होगा। ओके, ये देखिए इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन होता है सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, यानी अर्थ के द्वारा जितनी एनर्जी जो है सन से ली जाती है उसको इंसुलेशन बोलते हैं। जैसे जैसे देखिए अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो होती है वो क्या होती है, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होती है, पोल्स पर सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि इक्वेटर जो हमारा बीचों बीच होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। यहाँ पर देखिए हमारे पोल्स हैं, यहाँ पर हमारे पोल्स हैं, ये इधर और इधर पोल्स हैं, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। अब सन की मूवमेंट मैंने बताया इन दोनों के बीच में होती है, सिर्फ सन जो है सिर्फ इन दोनों के बीच में ही रहता है। अब सन सिर्फ इन दोनों के बीच में ही रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर तो जो रोशनी है, जो लाइट है वो कम ही पहुँच पाएगी, जो एनर्जी है सन की कम पहुँच पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा ही नहीं, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट पहुँच रही है, यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए वही बोला है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर और कम होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, यहाँ पे और कम, और इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये देखिए इसी वजह से हमारे पोल्स क्या होते हैं, स्नो से यानी आइस से ढके हुए रहते हैं। अब देखिए एयर प्रेशर क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एयर होती है ना वो जो है क्या करती है, प्रेशर डालती है, वो हमारे ऊपर भी प्रेशर डालती है। जैसे जैसे अगर मान लिया आप एयर को छोड़िए, विंड लीजिए, देखिए जैसे कि विंड चलती है तो विंड क्या करती है, अब मान लिया आप इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, विंड जो है इस डायरेक्शन से आ रही है तो आपको पीछे की तरफ पुश कर रही है, आपको आगे की तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। तो इसका मतलब क्या कर रही है, वो प्रेशर डाल रही है, क्या कर रही है, वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है, वो आपको पीछे की तरफ धकेल रही है, तो वो प्रेशर ही है। तो ऐसे ही जो एयर होती है ना, एयर काम होती है, विंड वो होती है जो चल रही होती है, विंड जो फास्ट चल रही होती है, मूव कर रही होती है, उसको विंड बोलते हैं। लेकिन एयर क्या होती है, बिल्कुल काम होती है, काम, जब कुछ भी कोई भी हलचल नहीं हो रही है तो वो एक जो होती है ना लेयर, उसको एयर ही बोलते हैं हम। तो देखिए एयर क्या करती है, वो हमारी बॉडी पर भी प्रेशर डालती है, लेकिन हम इसको फील नहीं कर पाते, हम इसको फील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो एयर हमारा चारों तरफ से जो हमारे ऊपर मतलब चारों डायरेक्शन से डालती है, देखिए आगे से पीछे से ऊपर नीचे से हर एक डायरेक्शन से क्या करती है, हर डायरेक्शन से जो एयर जो है हमारे ऊपर प्रेशर डालती है। और हमारी बॉडी का भी जो है क्या होता है, काउंटर प्रेशर होता है, हमारी बॉडी भी क्या करती है, इसी तरीके से प्रेशर डालती है। तो इस तरीके से मतलब दोनों के बीच में क्या होता है, काउंटर प्रेशर होता है, एक दूसरे के विपरीत जो है दोनों का प्रेशर काम करता है। अब देखिए मून के ऊपर एयर नहीं है, अब मून के ऊपर एयर नहीं होगी तो कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं डलेगा। लेकिन आपकी जो बॉडी होती है वो काउंटर प्रेशर जरूर डालेगी। तो जब हमारी बॉडी काउंटर प्रेशर डालेगी तो उसको आगे से प्रेस करने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, तो क्या हो जाएंगी, जो हमारी ये वाइन्स वगैरह होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रस्ट आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ब्रस्ट आउट, मतलब फट जाएंगी वो। क्यों फट जाएंगी, क्योंकि आगे से जो आपकी आपकी वाइन्स तो वो प्रेशर डाल रही है, लेकिन आपकी बॉडी भी प्रेशर डाल रही है, लेकिन एयर जो है उसको काउंटर प्रेस करने के लिए नहीं है। तो इस वजह से वो क्या हो जाएंगी, जब इतना ज़्यादा प्रेशर सिर्फ एक तरफ से पड़ेगा तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी नसें वगैरह जो है ब्रस्ट हो जाएंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मून के ऊपर या स्पेस के अंदर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो उनको एक स्पेशल तरह का जो है सूट पहनाया जाता है, स्पेशल तरह का सूट, बिल्कुल हैवी सा, उसके अंदर हवा भरी होती है। जो सूट उनको पहनाया जाता है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर हवा भरी हुई होती है, और वो जो है एयर भरी हुई होती है जो उसके अंदर, वो क्या करती है, बॉडी के ऊपर काउंटर प्रेशर डालती है। जब वो काउंटर प्रेशर डालते हैं तो इसी वजह से जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं वो वहाँ पर अच्छे से रह पाते हैं, वहाँ पर जो है वो जीवित रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ जो वो जो उसको स्पेस सूट पहनाया जाता है वो उसके ऊपर क्या करता है, सेम प्रेशर डालता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर जो है एयर हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डालेगी तो हमारी जो वेन्स वगैरह हैं, जो हमारी नसें वगैरह, नलियाँ वगैरह हैं, वो सारी की सारी ब्रस्ट आउट हो जाएंगी, वो फट जाएंगी। तो देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये मैंने बता दिया कि हमारी बॉडी जो है वो काउंटर प्रेशर जो है वो डालती है। इसके साथ साथ ये देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं वहाँ पर एयर कम होती चली जाती है।
जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे, जैसे माउंटेन पर जाएंगे, तो मैंने बताया कि वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर जैसे ऊपर जो है एयर बहुत कम होती है। जो हमारी अर्थ का सरफेस होता है ना, उसी के पास नीचे वाले हिस्से में ही 5-7 किलोमीटर तक ही हमारी जो एयर जो होती है वो पाई जाती है सही ढंग से। जैसे जैसे आप इससे ऊपर ज़्यादा ऊंचाई हाइट पर जाएंगे ना, तो उसके बाद जो आपको दिक्कत हो जाएगी सांस लेने में। इसलिए देखिए यहाँ पर एयर जो है, यहाँ पर एयर प्रेशर जो है क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर एयर कम है तो प्रेशर भी नहीं लगेगा, प्रेशर होगा ही नहीं। जब एयर नहीं है तो प्रेशर कम होगा। लेकिन आप देखिए, अगर हम सी की बात करें, ओशन, देखिए ओशन के ऊपर सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है, क्योंकि क्योंकि लैंड तो हमारी ऊंचाई पर होती है। जितना ज़्यादा आप ऊंचाई पर होंगे उतना ही एयर प्रेशर कम होगा। लेकिन जो हमारा सी लेवल है वो तो सबसे नीचे है, सी लेवल सबसे नीचे है, तो एयर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज़्यादा यहीं पर एयर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होगा, और यहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे ही अगर हम, ये तो हो गया वर्टिकली। वर्टिकली हमने क्या किया, वर्टिकली देखिए, वर्टिकल होता है जैसे अगर हम इस तरीके से कोई बात करें, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर कोई बात करें तो वो वर्टिकली होता है। तो मैंने अभी ये आपको वर्टिकली बताया कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर होंगे तो ऊंचाई पर ऊपर जो है एयर प्रेशर जो होगा, प्रेशर जो होगा वो कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ होंगे तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम हॉरिजेंटली बात करें, हॉरिजेंटली मतलब ऐसे, इस तरीके से, तो यहाँ पर हम प्रेशर का कैसे निर्धारण करेंगे कि यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा। देखिए, यहाँ पर प्रेशर डिपेंड करेगा, यहाँ पर आपका प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो है टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर के द्वारा इफेक्ट होता है। अब देखिए, मान लिया जो है टेम्परेचर यहाँ यहाँ ये प्लेस है, यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर जो है सन की लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ा हुआ है। अब सन की लाइट ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है। अब देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हवा गर्म होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब गर्मी होगी कि उसकी वजह से क्या होगी, हवा जो हमारी गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो हमारी हवा क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, फैलेगी। और फैलेगी तो वो क्या होगी, ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। जब ऊपर की तरफ उड़ जाएगी तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, क्योंकि हवा तो ऊपर की तरफ चली गई है। हवा ऊपर की तरफ चली गई तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर जो है हमारा कम हो जाएगा। तो यानी इस चीज़ को ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो हमारा चीज़ उल्टी होगी, ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, कि मतलब जहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हमारा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस चीज़ को समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी अगर डीप में जाते हैं तब जाके ये चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ, तो ये चीज़ आप अभी से अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली काफ़ी जो चैप्टर्स जो हैं वो इसी की वजह से आपको समझ आए जाएंगे। देखिए, जब हम हॉरिजेंटली बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटली देखिए आप, हॉरिजेंटली जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हमारा जो प्रेशर होता है वो कम होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। तो आपके ऊपर प्रेशर तो कम पड़ेगा, प्रेशर तो पड़ेगा ही नहीं। अब मान लिया ये दूसरी जगह है, कोई दूसरा प्लेस है, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट जो अभी ठंडा है, तो ठंडा है तो यहाँ पर जो एयर है वो भी कैसी है, कोल्ड है। टेम्परेचर कम है तो हवा कैसी होगी, मतलब आपको टेम्परेचर कम है, इसका मतलब ये है कि मौसम जो आपको ठंडा लग रहा है, और ठंडा लग रहा है इसका मतलब हवा ठंडी है। हवा ठंडी है, कोल्ड है, और हवा कोल्ड है, ठंडी है, तो इसका मतलब क्या है, वो हवा जो है डेंस है, वो नीचे की तरफ बैठती है। नीचे की तरफ जब बैठती है तो वो क्या करती है, आपके ऊपर प्रेशर डालती है, और वो आपके ऊपर प्रेशर डालेगी तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इनवर्स रिलेशन, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब हम हॉरिजेंटली बात करते हैं तो ये फिनोमेना है। लेकिन जब हम वर्टिकली बात करते हैं, देखिए वर्टिकली जब बात करेंगे तो देखिए जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है, और देखिए प्रेशर भी कम होता है। ये देखिए इन दोनों में अब बिल्कुल सेम रिलेशन है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर टेम्परेचर कम तो प्रेशर भी कम, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल उल्टा रिलेशन है। जब हम हॉरिजेंटली बात करते हैं, इस चीज़ को आप कहीं भी नोट करके लिख सकते हैं, जब हम हॉरिजेंटली बात करते हैं तो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा। लेकिन जब हम वर्टिकली बात करते हैं तो ये देखिए इन दोनों के बीच में सेम जो है चीज़ होगी। तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से मुझे लगता है समझ आ गई होगी। अब देखिए
ये मैंने आपको बता दिया, ये जितना भी है ये सारा का सारा यही है। अब देखिए इसके अंदर एक पॉइंट और दिखाया गया है, जहाँ पर हमारा लो प्रेशर होता है ना, वहाँ पर जो है हमारे क्लाउडी स्काई होता है और वेट वेदर होता है, क्लाउडी स्काई। अब देखिए कि ऐसा क्यों बताया कि जहाँ पर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर एरिया होगा, वहाँ पर क्लाउडी स्काई क्यों होगा। अब देखिए लो प्रेशर कब होता है, जब हमारी एयर ऊपर की तरफ उठती है। अब हमारी एयर क्या करती है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती जाएगी ना, ये ठंडी होती चली जाएगी, और जब ठंडी होती चली जाएगी इसके अंदर जो है ये अपने साथ वाटर वेपर वगैरह कैरी करेगी, और ऊपर जाकर ये कंडेंस हो जाएगी, और वहाँ पर जो है ये क्या करेगी, क्लाउड्स बना देगी। देखिए जब जो गर्म एयर होती है जैसे ही जैसे ऊपर की तरफ उठती चली जाती है तो ये कंडेंस हो जाती है। कंडेंस मतलब इसके अंदर जो वाटर वेपर होते हैं उनको कैरी करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ दूरी तक तो ये जो है इसको कैरी कर लेती है वाटर वेपर्स को, क्योंकि हमारी एयर के अंदर हमेशा ही वाटर वेपर जो है मौजूद होते हैं। अब ये जो है जैसे जैसे ऊपर जाती है तो ये इवेपोरेशन के द्वारा और ज़्यादा जो है क्या कर लेती है, अपने साथ मॉइस्चर कैरी कर लेती है। लेकिन एक टाइम लिमिट ऐसी आती है, इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद ये मॉइस्चर को कैरी नहीं कर पाती, और वहाँ पर जाके ये कंडेंस होकर क्या कर देती है, क्लाउड्स बना देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ पर लो प्रेशर होगा ना, वहीं पर जो है हमारे क्लाउड्स बनेंगे, और वहीं पर जो है क्लाउड्स बनेंगे, और वहाँ का जो वेदर भी है वेट होगा, मतलब गीला होगा, नम होगा। तो वहीं पर जो है थोड़ा बारिश होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मान लिया प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर ज़्यादा है, अब वहाँ पर मान लिया एक कंडीशन है कि हाई प्रेशर है, मतलब प्रेशर ज़्यादा है। अब प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर तो ऊपर जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो यहीं पर फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, वो तो नीचे की तरफ सिंक होगी ना। और जब नीचे की तरफ सिंक होगी तो वहाँ पर क्लाउड्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एयर तो हमारी नीचे की तरफ बैठ गई ना, क्योंकि वो डेंस है। वो डेंस है तो वो कैसे जो है जब वो नीचे की तरफ बैठेगी तो वहाँ पर क्लाउड्स होंगे नहीं। तो यही चीज़ बताया गया है कि जहाँ पर लोअर टेम्परेचर होता है वहीं पर हमारे जो क्लाउडी स्काई जो है वो मिलता है। लेकिन जहाँ पर हमारा जो है हाई प्रेशर होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है बिल्कुल भी मतलब वहाँ पर एयर हमारी सिंक कर जाती है, और वहाँ पर जो हमारा स्काई बिल्कुल क्लियर और सनी होता है। वहाँ पर मतलब सन आपको दिखाई देगा, क्लियर स्काई होगा। आई थिंक ये पूरा का पूरा फिनोमेना जो है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको जो है एक बार और जो है मतलब पीछे जाके देख सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसको दोबारा से अलग से एक्सप्लेन करके आपको बता दूँगी। लेकिन ये काफ़ी जो है काफ़ी जगह यूज़ होने वाला जो है पॉइंट्स हैं, तो आप इसको जो है बिल्कुल अच्छे से ध्यान से ज़रूर समझें और देखें इसको। अब देखिए ये मून के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, जैसे पीछे मैंने बताया था कि मून मून के ऊपर कोई भी एयर नहीं है, तो यहाँ इसलिए वहाँ पर कोई भी एयर प्रेशर नहीं होता। जो हमारे एस्ट्रोनॉइट होते हैं वो क्या करते हैं, वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट। तो वो कुछ अलग टाइप का जो प्रोटेक्टिव स्पेस सूट होता है फिल्ड विद एयर, जो एयर से फिल किया हुआ होता है, वो जो है पहनकर मून के ऊपर जाते हैं। इसी की वजह से अगर वो ना पहने तो क्या होगा, काउंटर प्रेशर जो है आपकी जो बॉडी जो काउंटर प्रेशर लगाती है उसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रस्ट हो सकती है। जो हमारी रक्त वाहिनी होती है जिसमें से रक्त बहता है वो ब्रस्ट हो सकती हैं, और जो है मतलब जो हमारा अंतरिक्ष यात्री जो है एस्ट्रोनॉट है वो उनको मतलब रक्त जो है वो ब्लीड कर सकते हैं, मतलब रक्त आ जाता है, बाहर आ जाता है जब ब्रस्ट हो जाएंगी तो। उसके बाद हम बात करते हैं विंड। विंड तो मैंने वैसे बताया कि जब हमारी एयर एयर जो है, एयर तो बिल्कुल काम अवस्था में जो होती है ना उसको हम एयर बोलते हैं। लेकिन जब एयर के अंदर मूवमेंट होती है ना, कहाँ से, और एयर कैसे मूवमेंट करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से चलना शुरू करती है और लो प्रेशर की तरफ चलती है। ओके, अब ये क्यों चलती है आप ये भी सोच रहे होंगे। देखिए लो प्रेशर है तो क्या होगा, जो वार्म एयर है ऊपर की तरफ उठ जाएगी। वार्म एयर जब ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो क्या होगा, जो डेंस वाली एयर है ना, डेंस वाली एयर कहाँ पे है, यहाँ पे होगी ना, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड एयर है। तो ये डेंस वाली एयर क्या करती है, इसकी जगह ले लेती है, इसको फिल कर देती है। पढ़ा था ना हमने, एयर सर्कुलेशन बताया था ना, एयर सर्कुलेशन कैसा होता है, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी तो ये इसकी जगह ले लेगी ना, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ऐसे ही इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये भी जो ठंडी होती चली जाएगी, फिर उसके बाद फिर से ये भी वापस नीचे की तरफ झुकना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से जो है हमारा मतलब एयर का सर्कुलेशन होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे विंड के बारे में, तो विंड का बताया मैंने, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर तक जो है विंड चलती है। तो देखिए विंड को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी होती है परमानेंट विंड। परमानेंट मतलब जो पूरा का पूरे ईयर चलती ही रहती है। देखिए ये हमारी कौन कौन सी होती हैं, ट्रेड विंड्स होती है,
ये मैं इनके बारे में भी मैं आगे डिटेल से बताऊंगी, आगे आएगा इनके बारे में भी। ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं, ईस्टर्लीज होती हैं। अभी नाम याद कर लीजिए। देखिए जो हमारी ईस्टर्लीज होती हैं वो ईस्ट की तरफ से चलती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं वेस्ट की तरफ से चलती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि विंड जिस डायरेक्शन से चल रही होती है उसी डायरेक्शन से उनको नाम दिया जाता है। देखिए वेस्टर्ली दिया है तो ये वेस्ट की तरफ से आ रही होती हैं, ईस्ट का नाम दिया है तो ये ईस्ट की तरफ से आ रही होती हैं। ऐसे ही ट्रेड विंड्स हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड्स बोलते हैं। अब देखिए कुछ ये जो है कॉन्स्टेंटली फॉलो करती है पूरा ईयर, ने बताया ना कि हाँ भाई ये पूरा का पूरा साल जो है लगातार चलती रहती है। उसके बाद बात करते हैं हम सीजनल विंड्स। नाम से ही पता लग रहा है जो सीजन के अकॉर्डिंग चलती हैं, किसी सीजन में चलती हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर मानसून कब चलती है, जून से लेकर सितंबर तक हमारा मानसून का टाइम होता है, तो उस टाइम पर ये चलती है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो जाएंगी, सीजनल विंड्स हो जाएंगी। उसके बाद आता है थर्ड टाइप्स हमारा लोकल विंड्स। लोकल विंड होती है वो सिर्फ एक पार्टिकुलर पीरियड के टाइम पर ही चलते हैं। और ये क्या होती है, ये सिर्फ मतलब ये हर एक बार नहीं चलती, हर एक जगह नहीं चलती, ये सिर्फ स्मॉल एरिया के अंदर चलेंगी। और इनका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, सिर्फ उसी के टाइम पर चलती है। जैसे कि लैंड एंड सी ब्रिज। अब ये लैंड एंड सी ब्रिज क्या होता है, आप देखिए मान लिया ये हमारा लैंड और ये हमारा क्या है, सी। ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये हमारा लैंड है और ये हमारा क्या है, सी। देखिए जो हमारा सी होता है, जब सन की लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तो देखिए जो हमारी लैंड होती है ना वो जल्दी गर्म होती है, और जो हमारा सी होता है वो थोड़ा देर से गर्म होता है, थोड़ा धीरे धीरे करके। वाटर होता है ना थोड़ा आराम से जो है गर्म होता है, और जो लैंड होती है वो हमारी जल्दी गर्म हो जाती है। ऐसे आपने देखा होगा कि जब बिल्कुल सन जो है पूरा फुल लाइट पर होता है तो आप अपना जो है अपने चप्पल या जूते वगैरह उतार कर आप लैंड पर कदम रख के देखिए तो वो आपको बिल्कुल उस टाइम पर बिल्कुल जलती हुई तपती हुई दिखाई देगी, आपसे पैर रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब उसी टाइम पर आप जो क्या करेंगे, पानी के अंदर पैर रख के देखिए, वो इतना जल्दी गर्म नहीं होगा, आपको गर्म नहीं लगेगा वो पानी, वो आपको जो है थोड़ा बिल्कुल हल्का हल्का जो है गुनगुना सा और गर्म लगेगा। तो ये देखिए इससे पता लगता है कि जो हमारी लैंड होती है ना वो जल्दी गर्म होती है, और लैंड जल्दी गर्म होती है और सी हमारा क्या होता है, वो लेट गर्म होता है। देखिए जब ये लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी गर्म होगी तो यहाँ की एयर क्या हो जाएगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर। ये दिन के टाइम हमारा सन होता है ना, तो ये दिन के टाइम की बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा ठंडा तो होगा ही नहीं, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी तो होगी नहीं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। और विंड मैंने क्या बताई, हाई प्रेशर से कहाँ चलती है, लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बताई ना विंड मैंने। तो यहाँ देखिए सी से लेकर जो लैंड तक चलती है वो हमारी क्या कहलाती है, सी ब्रीज कहलाएगी। तो देखिए मैंने आपको बता दिया सी ब्रीज क्या होती है, जो हमारी सी से लेकर लैंड तक चलती है वो हमारी क्या कहलाती है, सी ब्रीज कहलाती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये दिन के टाइम पर चलती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये दिन के टाइम पर चलती है। अब रात में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। मैंने बताया कि जो लैंड होती है ना वो जल्दी गर्म होती है तो वो जल्दी ठंडी भी होती है, वो जल्दी ठंडी होगी। अब देखिए आपकी जो आप मान लिया छत पे आपकी जो टैंकियाँ वगैरह रखी होती है उसके अंदर पानी जो है, वाटर देखिए आप, वो पूरा दिन धूप में रखी रहती है, तो वो देखिए उसके अंदर जब है आप रात में जो है उसमें से पानी निकालते हैं उस टाइम पर भी गर्म पानी आ रहा होता है। लेकिन जो आपकी लैंड होती है ना उस पर आप अब अपने जूते या चप्पल निकाल कर चल के देखिए, वो आपको ठंडी लगेगी। आपको जो अपने रूम का जो फ्लोर होता है वो ठंडा लगेगा, लेकिन आपका जो टैंकी वाला पानी अभी तक गर्म है, क्योंकि उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा, वो इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो सी होता है हमारा, वो भी क्या होगा, रात के टाइम पर अगर हम नाइट की बात करें, नाइट के टाइम पर क्या होगा कि जो हमारी लैंड जो है वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पर एयर भी क्या होगी, ठंडी होगी। एयर ठंडी होगी तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। और यहाँ पर एयर अभी भी गर्म रहेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। और हमारी विंड कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखिए हमारी विंड जो है वो लैंड से सी तक चल रही है। अब देखिए लैंड से कहाँ तक चल रही है, सी, ये हमारा लैंड है और ये हमारा सी। तो देखिए ये हमारी विंड्स जो है अब लैंड टू सी चल रही है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, लैंड ब्रीज कहलाती है। तो अब ध्यान रखिए कि नाइट के टाइम पर हमारी क्या चलेंगी, ये लैंड ब्रीज जो है वो हमारी नाइट के टाइम पर चलेंगी, और जो हमारी सी ब्रीज है वो किस टाइम पर चलेंगी, वो डे टाइम पर चलेंगी।
ओके, तो ये हमारी दोनों की दोनों जो है विंड्स वो मैंने आपको बता दिया। तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ हॉट और ड्राई विंड जो है, जो हमारे इंडिया के नदर्न पार्ट में चलती है। ये देखिए, हम लोकल विंड के बारे में बात कर रहे थे। लोकल विंड मैंने आपको बता दी, लोकल विंड यही होती है जो कोस्टल वाले एरिया होते हैं ना, जो कोस्टल वाले एरिया होते हैं हमारे, कोस्टल वाले एरिया मैंने आपको बता दिया, जो सी के पास का एरिया होता है वहाँ पर चलती हैं ये हमारी लैंड और सी ब्रीज। तो ये मैंने आपको बताया, तो ये लोकल ही होगी हम, क्योंकि हर एक जगह नहीं चलती। जो कोस्टल एरिया होता है वहीं पर चलेंगी, जो अंदर वाले पार्ट्स हैं उनके पास नहीं चलेगी। और एक इसके साथ साथ दूसरी विंड है जो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर चलती है, गर्मियों के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर चलती है। बिल्कुल गर्म गर्म हवा होती है, उसको हम लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? लोकल विंड्स कहलाते हैं। आई थिंक आपको ये 3 विंड्स के टाइप जो है वो आपको समझ आ गया होगा। और ये जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आपको बता दिया था कि विंड्स जिस डायरेक्शन से चलती है उसी डायरेक्शन से उसको डिनोट किया जाता है। अगर वो ईस्ट की तरफ से चल रही है तो ईस्टर्ली बोला जाएगा, अगर वेस्ट की तरफ से चल रही है तो वेस्टर्लीज बोला जाएगा। तो देखिए, ये ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ये देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और ये हमारा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इनके बीच में जो चल रही है ना, ये ट्रेड विंड्स हैं। ये देखिए, ये और ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये इस तरीके से जा रही है, तो ये हमारी क्या है? ट्रेड विंड्स। उसके बाद देखिए, ये हमारा इस एरिया से लेकर यहाँ जो बीच में जा रही है ये वेस्टर्लीज। देखिए, ये वेस्ट की तरफ से इस तरीके से जा रही है, वेस्ट की तरफ से जा रही है तो वेस्टर्लीज। ये देखिए, पोलर रीजन से आ रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। देखिए, ईस्ट इस तरफ ही होता है, इस तरफ होता है ईस्ट, तो ये ईस्ट की डायरेक्शन से इस तरीके से चल रही है, तो इनको ईस्टर्लीज बोलते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है इन लैटिट्यूड के बीच में चलती है। ये जो लैटिट्यूड आपको दिए हुए हैं इनके बीच में चलती है। इनके बारे में डिटेल में आगे जो है आपकी 8th क्लास की बुक में आएगा, तो इनको हम और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि ट्रेड विंड्स जो वो हमारी कहाँ चलती हैं, वेस्टर्लीज कहाँ पर है, ईस्टर्लीज कहाँ पर है। तो ये जो है हमारा, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में भी हम काफ़ी डिटेल से जो है आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इनका आइडिया ले लीजिए कि कहाँ से कहाँ पर जो हमारी ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज चलती हैं। ये देखिए, लो प्रेशर एरिया जो है जब होता है तो क्या होता है, ये देखिए, एयर ऊपर की तरफ जाती है, एयर ऊपर जाती है तो ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती है, कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाती है, और वहीं उसी की वजह से जो है हमारी रेनफॉल या बारिश वगैरह जो भी है वो होती है। अब आते हैं मॉइस्चर पर। देखिए, मॉइस्चर जो है हमारा हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारी जो एयर होती है उसी के अंदर हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। अब ये एयर जैसे जैसे चलती है तो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती हुई चलती है। अगर एयर हॉट है ना, अगर एयर हॉट है यानी वोम है, तो वो ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करती है। अगर कोल्ड है, कोल्ड के अंदर तो पहले से ही मॉइस्चर है, तो वो कितना मॉइस्चर कैरी कर पाएगी? तो वो ज़्यादा मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाती। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जो हॉट विंड होती है ना, वो ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो कैरी करने की कैपेसिटी होती है। तो देखिए, ये क्या करती है, एयर होती हैं वाटर वेपर्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज़। ये क्या करती हैं, वाटर को इवेपोरेट करती हैं और वाटर वेपर्स बनाती हैं। तो ये जो एयर के अंदर जो वाटर की, अगर एयर के अंदर जितनी वाटर की मात्रा है ना, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मतलब एयर के अंदर जितना जितना वाटर है, जितनी उसके अंदर मॉइस्चर है, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और अगर जो हमारी एयर है वो फुल है, मतलब बिल्कुल फुल है, उसके अंदर अब और जो है मतलब वाटर नहीं आ सकता, तो उसको एक ह्यूमिड डे बोला जाएगा, पूरा ह्यूमिडिटी। यानी आपने देखा होगा कि उसके अंदर कई बार आपको जो है एयर काफ़ी चिपचिपी सी लगती है, कि उसके अंदर और ज़्यादा जो है मतलब आपका पसीना नहीं सूखता। आप देखने होगा कई बार आप जो है कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं, जैसे बारिश के मौसम में होता है, जैसे रेन का सीज़न होता है, उसमें क्या होता है कि हमारी एयर के पास पहले से ही वाटर वेपर मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि आपको जो है स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग मतलब आपको पसीना आ रहा है, लेकिन वो आपको सूख नहीं रहा है। फ़ैन चला दो तब भी नहीं सूख रहा है कुछ भी, मतलब। और उसके साथ साथ अगर आप जो है अपने कपड़े वगैरह जो गीले कपड़े डाल देते तो पूरा दिन सूख के नहीं देते। वो क्यों नहीं सूखते? क्योंकि हमारी जो एयर है उसके अंदर पहले से ही फुल मॉइस्चर है, वो अब और मॉइस्चर नहीं ले सकती। मतलब वो आपके कपड़ों के अंदर से, जो क्लोथ्स के अंदर से, या आपको जो स्वेटिंग हो रही है उसकी वजह से जो वाटर आ रहा है, जो वाटर वेपर आ रहे हैं, तो वो उनको जो है अपने साथ कैरी नहीं कर पाते। जबकि बाकी सीज़न, जो दूसरे सीज़न होते हैं, जैसे गर्मी में होता है तो आपका जो है पसीना जो है वो जल्दी सूख जाता है, और जो विंटर होती है उनके अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि विंटर के अंदर जो हमारी एयर होती है वो कोल्ड होती है, और कोल्ड के अंदर पहले से ही मॉइस्चर है, तो इसका मतलब वो कैसे आपको आएगा ही, पसीना ही नहीं आएगा, पहली बात तो ये है।
और जो हमारी समर होती है, समर के अंदर क्या होती है कि हॉट विंड्स चलती है, हॉट विंड्स चलती हैं तो वो वैसे ही जितना भी पसीना वगैरह होता है विंड चलते ही आपका जो पूरा का पूरा पसीना या स्वेटिंग वगैरह वो सोख लेती हैं। क्लोथ्स भी आपके जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या होती हैं, हॉट विंड होती हैं, और हॉट विंड जो है वो जल्दी से जो है वाटर को इवेपोरेट कर लेती है। तो देखिए एयर जैसे ही वार्म होती है, गर्म होती है, इसकी कैपेसिटी जो है वाटर को होल्ड करने की वो बढ़ जाती है। ह्यूमिड डे में क्या होता है कि जब आपको क्लोथ्स आप सुखाते हैं ड्राई करने के लिए, और आपको जब स्वेटिंग होती है आपकी बॉडी से, तो वाटर वेपर नहीं होता, इतनी ईजिली नहीं होता। और जब आप वाटर जब भी मतलब जब वाटर वेपर जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है, जैसे एयर जो है वो जब ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है तो अपने साथ वाटर लेके जाती है, तो वो क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है, मतलब कूल होना शुरू हो जाती है। और वहाँ पर वो कंडेंस होकर क्या बनाती है, क्लाउड्स बना लेती है। मतलब ये एयर के अंदर जो वाटर होता है ना, मॉइस्चर होता है, उसी की वजह से बनाती है। फिर उसके बाद जब क्लाउड्स बनाती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। देखिए क्लाउड्स बनाती है, क्लाउड्स बना लेती है, उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, देखिए प्रेसिपिटेशन के अंदर हमारी रेन भी आते हैं। रेन क्या होती है, जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास आती है, लिक्विड जो पानी की बूंदें होती हैं वो रेन होती है। कुछ होती है स्लीट, आइस, इस तरीके से कई फॉर्म में हो सकती है, प्रेसिपिटेशन नाम दे दिया जाता है इन सबको। तो कई बार आइस के रूप में पड़ती है, कई बार जो है हल्के हल्के जैसे कपासी बादल से आपने देखे होंगे, तो वो स्लीट्स की तरह या हल्की हल्की सी उस तरीके से आपने देखा है, तो वो जो है हमारा प्रेसिपिटेशन के अंदर आती है। अब देखिए जो आपने एक बार देखा होगा, कई बार आपने आकाश में देखा होगी, जो जेट प्लेन उड़ते हैं ना, तो वो पीछे एक धुआं सा छोड़ते हुए चलते हैं, और उसकी पूरी की पूरी जो है एक मतलब एक ट्रेल बन जाती है, पूरा का पूरा एक लाइन बन जाती है, आपने देखा होगा। तो वो किस वजह से, क्योंकि वो भी क्या होता है कि जो जेट प्लेन होते हैं ना, उनके इंजन से क्या निकलता है, मॉइस्चर निकलता है, और मॉइस्चर क्या हो जाता है, वो उस हाइट पर जाकर कंडेंस हो जाता है, और वो जो है वहाँ पर क्लाउड्स वगैरह बना देता है। तो इसीलिए जब वो चलते हैं ना, तो वो पीछे एक धूल की पट्टी सी जो आपको दिखाई देती है, वो उसी वजह से दिखाई देती है, क्योंकि उसके इंजन से जो मॉइस्चर निकलता है ना, जो वाटर निकलता है, जो पानी निकलता है, वो कंडेंस होकर क्या बन जाता है, वहाँ पर जो है क्लाउड्स वगैरह बना देता है। फिर जैसे ही उसके अंदर हवा की मूवमेंट होती है तो वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है, वो इधर उधर फैल जाता है। तो ये देखिए प्रेसिपिटेशन की फॉर्म मैंने बताई, प्रेसिपिटेशन जो है स्नो के रूप में हो सकती है, स्लीट्स हो सकती है, हेल हो सकते हैं, जो हमारे ओले वगैरह पड़ते हैं, स्नो हो सकती है, स्लीट हो सकती है। तो इस तरीके से जो है ये सारी हमारी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है। अब देखिए रेन का बताया, जो प्रेसिपिटेशन आती है ना, जब वो हमारी अर्थ के ऊपर लिक्विड फॉर्म में आती है, लिक्विड जैसे पानी की फॉर्म में ये ड्रॉपलेट्स आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। अब देखिए रेन हमारी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला हमारा कन्वेंशनल रेन, दूसरा ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक रेनफॉल। देखिए वैसे तो रेन के जो टाइप्स हैं वो हमारे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया यहाँ पर दे देती हूँ कि जो हमारी रेनफॉल होती है कन्वेंशनल और ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या अंतर होता है। एक फिगर की सहायता से देखिए, ये देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कन्वेंशनल रेनफॉल, यहाँ पर आपको दिख रहा है कन्वेंशनल रेनफॉल। दूसरा आप देखिए यहाँ पर फ्रंटल रेनफॉल, और तीसरा ये ओरोग्राफिक। देखिए सबसे पहले ओरोग्राफिक देखिए, देखिए जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ मूव करती है ना, तो मैंने आपको बताया कि वो अपने साथ मॉइस्चर उठाते हुए तो चलती है, लेकिन जैसे जैसे मूव करती है तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि अपने साथ जो है मॉइस्चर को ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जा पाती, और जब नहीं ले जा पाएगी वहाँ पर क्या करेगी, क्लाउड की फॉर्मेशन कर देगी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो क्या हो जाती है, वहाँ पर रेनफॉल हो जाती है। तो ये क्या है, ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक क्यों बोला है, क्योंकि ये माउंटेन्स के ऊपर होती है, माउंटेन्स होते हैं ना जहाँ, वहाँ पे। क्योंकि ओरोग्राफिक के बारे में पढ़ा था हमने ओरोजेनिक एक एक्टिविटी पढ़ी थी पिछले लेसन में। ओरोजेनिक किससे रिलेटेड होता है, वो हमारे माउंटेन बिल्डिंग से रिलेटेड होता है। तो जो ओरोजेनिक हमारी रेनफॉल होती है वो माउंटेन्स के अंदर होती है। उसके बाद देखिए हम आते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल, ये हमारा वहाँ पर होती है जहाँ पर हमारा सी और लैंड। देखिए हमने जो एयर होती है वो सी के ऊपर से क्रॉस करती है, मॉइस्चर कैरी करती है, मॉइस्चर कैरी करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो क्या करती है, ज़्यादा आगे तक जो है मॉइस्चर को कैरी नहीं कर पाती, और जब ज़्यादा आगे तक मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाती तो क्या होगा, वहाँ पर जो है वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर देती है, और वहीं पर जो है प्रेसिपिटेशन हो जाती है, वहीं पर बारिश हो जाती है। ठीक है, तो उसके साथ साथ अब देखिए फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है। अब देखिए फ्रंटल क्या होता है, अब देखिए इसके अंदर जो है जहाँ पर हमारी वार्म एयर होती है और जहाँ पर कोल्ड एयर होती है उनके बीच में फ्रंट्स बन जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई कि जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो इसकी जगह लेने की कोशिश करती है।
जब इसकी जगह लेने की कोशिश करती है तो दोनों के बीच में एक फ्रंट क्रिएट हो जाता है, वार्म एयर और उसके बीच में कोल्ड एयर के बीच में। जब दोनों आपस में एक दूसरे से टकराती है या जहाँ से मतलब नीचे की तरफ जो इनका मूवमेंट होता है उसकी वजह से देखिए दोनों के बीच में एक तरीके का क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ वार्म एयर और नीचे की तरफ कोल्ड एयर, तो यहाँ पर फ्रंट बन जाता है। और वो फ्रंट होने की वजह से उनके अंदर जो फ्रंट क्रिएट हुआ है उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाए, एक तरीके की जो रेनफॉल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी वार्म रेन है ऊपर की तरफ जाकर वो फिर क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर देती है, और वहाँ पर जब कंडेंस होकर जब क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पर ना तो हमारा जो है सी है जिससे मॉइस्चर उठाएगी या कुछ हो रहा है, ये क्या करती है अपने आसपास से ही या अपने जो एटमॉस्फेयर के अंदर ही जो वाटर वेपर है वो उनके साथ जो है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है तो इसके अंदर वाटर की मात्रा जो बढ़ती जाती है, और उसके साथ साथ जो कोल्ड एयर होती है उसके साथ ये फ्रंट क्रिएट कर देती है, उसकी वजह से फ्रंटल रेनफॉल होता है, जिसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल भी बोलते हैं। देखिए इसके बारे में, हाँ, इनके बारे में, तीनों के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक आपको एक आइडिया देना था। वो हो सकता है आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ भी डाउट आपका रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो आपके डाउट्स जो आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, and if you like the video then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the latest video. Thank you for watching the video, and take care of yourself. God bless you.